चलो नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, क्या कह रहा है वो इसमें। सबसे पहले तो बच्चे यही कि आपकी वेक्टर स्पेस एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमने पढ़ी है कि अ वेक्टर स्पेस दैट इज जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सबसेट। अगर कोई फाइनाइट सबसेट आपकी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है तो आप उस वेक्टर स्पेस को क्या बोलते हो, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो अब उसमें वो क्या बोल रहा है कि अ सेट बी, कोई सेट है, वो बेसिस कब होगा। ठीक है, वो बेसिस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ every element of V can be written uniquely, as a linear combination of elements of V। मतलब है बेसिकली ये बेसिस की डेफिनेशन है। बेसिस में तो हम यही बोलते हैं ना कि बेसिस कोई भी सेट है, बेसिस कब बनेगा, जब वो इंडिपेंडेंट हो। सेकंड, वो जनरेटिंग सेट बने, किसका, आपके V का। यहाँ पे थ्योरम में क्या फर्क है, थ्योरम में फर्क बच्चे ये है, वो बोल रहा है कि V का जो एलिमेंट है, इसका, इस लाइन का मतलब, ये जो हम लिखते हैं पॉइंट, इसका मतलब यही होता है कि जो B है वो आपके वेक्टर स्पेस के लिए जनरेटिंग सेट है। मतलब V का वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट B के एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनता है ना। कहा उसने, यहां पे भी यही है, बस एक वर्ड क्या ऐड किया है, यूनिक। तो आपने क्या करना है, पहले आप बेसिस मान के चलोगे, फिर आप ये प्रूव करोगे कि जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है। क्योंकि बच्चे अगर आप बेसिस मान के चलते हो तो उसमें ये दो बातें तो अपने आप कवर हो जाती हैं कि जो बेसिस वाला सेट है वो इंडिपेंडेंट होगा और वो जनरेटिंग सेट होगा। मतलब ये वाली लाइन, सिर्फ इतना हिस्सा कि एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V। यहाँ पे V नहीं आएगा, यहाँ पे B आएगा। ठीक है, इतना हिस्सा तो बेसिस की डेफिनेशन में ही बच्चे कवर हो जाना है। हमें सिर्फ प्रूफ क्या करना है, यूनिकनेस, कि जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन आपका यूनिक है। और यूनिक प्रूफ करने का तरीका क्या होता है कि दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके चलो और उनको इक्वल प्रूफ कर दो, ये हमने प्रूफ करना है। फाइन। कन्वर्सली में हम लोग यूनिक कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। यूनिक कॉम्बिनेशन का मतलब कि V का हर एलिमेंट सेट B के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है और वो कॉम्बिनेशन यूनिक है। तो इसका मतलब जब आप ये लाइन लिख दोगे तो ये सेकंड पॉइंट तो अपने आप उसमें क्लियर हो गया। सिर्फ क्या प्रूफ करना रह जाएगा, इंडिपेंडेंट। सिर्फ क्या प्रूफ करना रह जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो हमने ये थ्योरम में ये दोनों चीजें प्रूफ करनी। ठीक है, तो लेट अस डू द प्रूफ। सबसे पहले बच्चे गिवन V over F is a finite dimensional vector space। ठीक है, यहां पे मैं लेके चलूंगी, लेट B be the basis of V over F। ये हमने लेके चलना है। अब हमने प्रूव ये करना है कि आपका V का हर एलिमेंट इसके कॉम्बिनेशन में लिखा जाए और वो कॉम्बिनेशन यूनिक हो। तो हम यहाँ पे B का पहले नाम दे देते हैं कि B में सपोज करो ये वाले एलिमेंट्स हैं, x1 x2 अप टिल xn। जो गिवन है पहले उसकी डेफिनेशन लगा दो, देन B इज लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड L ऑफ B इज V। ये बच्चे डेफिनेशन हो गई, ये आपकी डेफिनेशन होगी। किसकी डेफिनेशन हो गई, बेसिस की। ठीक है, तो अगर L ऑफ B इज इक्वल टू V लिखा जा रहा है, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग L ऑफ B इज इक्वल टू V है, तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन एज linear combination of every element of V can be written as linear combination of elements of B।
इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। तो वी विल प्रूव द यूनिकनेस, वी विल प्रूव द यूनिकनेस, ठीक है। चाहे बच्चे आप उसके ऊपर एक कॉम्बिनेशन लिख लो, ठीक है, और नीचे आप सेकेंड कॉम्बिनेशन बना लो। पहले हम लिख ही लेते हैं इसको, मैं वर्डिंग्स में मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देती हूँ। दैट इज फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू v there exists alpha 1, alpha 2 up till alpha n belonging to f such that x को बच्चे मैंने बेसिस के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ये था आपके वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, ये थे आपके बेसिस के एलिमेंट। तो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट इज रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। नाउ आई हैव टू प्रूव द यूनिकनेस। यूनिकनेस किसकी? ये फर्स्ट इक्वेशन की, कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये यूनिक होगा, मतलब जो स्केलर्स यूज होंगे वो यूनिक स्केलर्स हैं, वो बार बार आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और यूनिकनेस प्रूव करने के लिए भी ऑलवेज अज्यूम कि एक नहीं दो तरह के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट कुछ और स्केलर्स भी हैं, बीटा 1 बीटा 2 अप टिल बीटा n टाइप के, सच दैट ये x बीटा 1 की फॉर्म में भी लिखा जा रहा है, बीटा n xn। ये दो अलग अलग हमने कॉम्बिनेशंस क्या कर लिए, अज्यूम कर लिए, फाइन। अब आपको क्या करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को बराबर प्रूव करना है, किसके? बीटा 1 बीटा 2 बीटा n के, ठीक है। दोनों ही एक्सप्रेशंस बच्चे x के हैं, तो दोनों कैन बी इक्वेटेड फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। आप ये लिख सकते हो अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 up till alpha n xn is equal to beta 1 x1 beta 2 x2 up till beta n xn, क्योंकि दोनों x के थे ना तो कंपेयर हो गए। तो अब आप इनको इकट्ठा कर सकते हो। मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 x2 up till alpha n minus beta n xn is equal to 0। अब बच्चे आप ये सोचो कि हमें अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल करना है, अल्फा 2 बीटा 2 इक्वल करना है। तो अब हम और क्या कर सकते हैं, अपने गिवन को अपने दिमाग में रखो। गिवन था बच्चे कि B इज बेसिस। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो चीज गिवन होती है उसकी हर एक चीज को यूज करना होता है प्रूफ करने में। तो अगर B बेसिस है तो उसके दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट इंडिपेंडेंट, दूसरा पॉइंट कि आपका B जनरेटिंग सेट है। ये जो B जनरेटिंग सेट है ये आप लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हो। कैसे? आपने इस V का एक एलिमेंट लिया X, उसे इसके कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया, तो ये वाला पॉइंट तो यूज हो गया। पर मुझे अभी तक ये नहीं पता लगा कि मैंने इंडिपेंडेंस को कहाँ यूज किया है। जो भी पॉइंट होता है, जो भी चीजें गिवन होती हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि वो चीजें आपकी यूज होती ही होती हैं, फाइन। अब आपको ये देखना है कि आप ये अल्फा 1 माइनस बीटा 1 के साथ ये x1 है, ये किसका एलिमेंट था? ये x1, ये x2, ये xn किसके एलिमेंट्स हैं? ये बच्चे एलिमेंट्स थे आपके बेसिस के। अगर ये एलिमेंट बेसिस के हैं तो ये एलिमेंट इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि बेसिस इंडिपेंडेंट है। और अब इंडिपेंडेंस पे आ जाओ। अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होगा, अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होगा तो दैट मीन्स उसके साथ के सारे स्केलर्स जीरो होने चाहिए। अगर ये सारे स्केलर्स जीरो हैं दैट मीन्स अल्फा 1 माइनस बीटा 1 जीरो हो गया, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 भी जीरो हो गया, अल्फा n माइनस बीटा n भी जीरो हो गया। तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 अगर जीरो है दैट मीन्स अल्फा 1 बीटा 1 के बराबर है, अल्फा 2 बीटा 2 के बराबर है, अल्फा n बीटा n के बराबर है। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को अप्रोच करो। अगर आपको इस स्टेप के बाद नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है तो सोचो कि x1 x2 xn क्या थे।
x1 x2 xn जहां पे भी पढ़े हैं वहां से उसकी डेफिनेशन में से उसकी चीजें निकाल लो एंड यूज इट। गिवन वाली हर चीज हर पॉइंट पे यूज होती ही होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इज 0, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इज 0, अल्फा n माइनस बीटा n इज 0। इसका बच्चे रीजन लेना है आपने, बिकॉज b इज इक्वल टू x1 x2 up till xn is basis of v and so b is linear independent। तो अगर b लीनियर इंडिपेंडेंट है तो उसके कॉम्बिनेशन में जो भी एलिमेंट्स लिखे होंगे उनके स्केलर्स 0 होंगे। सो दिस इंप्लाइज अल्फा 1 इज बीटा 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 एंड अल्फा n इज इक्वल टू बीटा n। तो आपके बच्चे सारे के सारे स्केलर्स क्या हो गए, इक्वल। तो मतलब आपने जो दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस लिखी थी वो अलग अलग नहीं है, वो बेसिकली सेम है। स्केलर्स आर यूनिक। सो दिस इंप्लाइज every element of V has a unique representation, has a unique representation as elements of capital B। ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो बच्चे इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली में बच्चे आप लेके चलोगे, लेट एवरी एलिमेंट ऑफ V बी written uniquely as linear combination of elements of B। ठीक है, वेयर B बच्चे आपने क्या लिया हुआ था, सेम ही ले लो, x1 x2 अप टिल xn। ठीक है, इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 और हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ B इज बेसिस किसका, V का। ठीक है, तो बेसिस के लिए हमने दो चीजें प्रूफ करनी होती है, एक प्रूफ करना होता है इंडिपेंडेंट और एक प्रूफ करना होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो बच्चे वो अपने आप गिवन में यूज हो गया कि V का हर एलिमेंट B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 L of B is equal to V, so we will just prove that B is linear independent। दो बातें प्रूव करनी होती है, इंडिपेंडेंट और जनरेटिंग सेट। जनरेटिंग सेट की डेफिनेशन बच्चे गिवन में है, हमें गिवन वाले पार्ट में, तो उसे हमें प्रूव नहीं करना, हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इसका एलिमेंट्स का सेट का, जिसको आपने इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद आपने वो स्केलर्स को क्या प्रूव करना होता है, 0। ठीक है, तो बच्चे फॉर दिस let scalars alpha 1 alpha 2 up till alpha n belong to F be such that alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 up till alpha n xn is 0। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब आपको ये अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n को 0 प्रूव करना है। और मैंने आपको बताया था कि आपने हर चीज को जो गिवन में है हर चीज को यूज करना है। अब बच्चे गिवन था ये वाला पार्ट, इस पार्ट में एक हिस्सा क्या यूज हुआ, ये कि V का हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। क्या वर्ड नहीं यूज हो रहा, यूनिक। उसने ये बोला है कि अगर B के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो वो एलिमेंट, वो कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, अब इसे आप कैसे यूज करोगे, इसे आपने यूज कैसे करना है, इसका थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, V का एलिमेंट है, V का एलिमेंट B के कॉम्बिनेशन में लिखा, ये 0
भी तो v का ही एलिमेंट है. This 0 is also an element of a vector space because 0 is the additive identity. तो वो वेक्टर स्पेस में तो पढ़ा ही पड़ा होगा. तो अगर मैं अब इसको गिवन के अकॉर्डिंग सोचूं तो क्या लिखा है कि 0 is written as linear combination of elements of B. That is, it is written as linear combination of x1, x2 and xn. But this expression has to be unique. This expression has to be unique. और जीरो बच्चे क्या होता है? जीरो is always giving you this kind of expression. जीरो तो बच्चे इसी तरह से बनेगा. जीरो को कुछ नहीं चाहिए. जीरो का एक्सप्रेशन कैसे का होता है? 0x1, 0x2, 0xn, जो मर्जी लिखी जाओ. This is the expression of zero. And 0 is also an element of V and this expression has to be unique. मतलब इस 0 के दो expressions नहीं हो सकते. अगर लिखे हैं तो स्केलर्स क्या होंगे? बराबर. तो अल्फा 1 0, अल्फा 2 0, अल्फा n 0. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें क्या लिख सकती हूँ? Also 0 is this and 0 belongs to V. So by given 0 must be written as linear combination of elements of B uniquely. तो which will imply, यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी which will imply from 2 and 3 that alpha 1 is 0, alpha 2 is 0 and so on till alpha n is 0. ठीक है, वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाएगा. तो स्केलर्स आपके क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए. Therefore, for alpha 1, alpha 2, alpha n belonging to F such that alpha 1 x1, alpha 2 x2 up till alpha n xn equal to 0 is implying that alpha 1 is 0, alpha 2 is 0 and alpha n is 0. So this implies B is linear independent set. Thus, B forms the basis of V over F, hence proved. So this is your theorem, converse part. नेक्स्ट थ्योरम बच्चे आपके एक्सटेंशन थ्योरम. एक्सटेंशन थ्योरम में क्या बोलता है? इसमें भी बच्चे आपका जो V है दैट इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F. फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब बच्चे वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मतलब उसकी डायमेंशन फाइनाइट होगी एज इट इज जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सबसेट. ठीक है, यू हैव टू प्रूव एक लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट लेके चलोगे एंड यू हैव टू प्रूव कि उस लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट में आप कुछ एलिमेंट्स डालोगे और वो बेसिस बन जाएगा. ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर वेक्टर स्पेस का कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट दिया होता है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ V. बच्चे इसमें भी आप क्या करोगे? एक डायमेंशन लेके चलो. ठीक है, आपके वेक्टर स्पेस की जब आप अपने वेक्टर स्पेस की डायमेंशन लेके चलोगे तो बच्चे ऑब्वियस है कि आपके बेसिस की भी वही डायमेंशन होगी. है, अगर आपने सपोज करो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n ली है तो आपके बेसिस में भी n एलिमेंट्स होने चाहिए. फाइन, एक हम लोग लेट कर लेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट. लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट में n से कुछ कम एलिमेंट्स ले लेना, जैसे m टाइप के एलिमेंट्स ले लिए. फिर आप क्या करो, उन m टाइप के एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे, उस सेट को हम लोग क्लब कर देंगे. 2 सेट्स हो जाएंगे ना. एक सेट हमने लीनियर इंडिपेंडेंट जो लेट किया है और एक बेसिस वाला कोई सेट लेट कर लो, ऐसे उनको क्लब कर दो.
क्लब करने के बाद हमें ये देखना है, वही सेम चीजें जो पहले की थी, कि अगर तो वो सेट इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो मतलब वो डिपेंडेंट है। तो उसमें से आप लोग वो एलिमेंट निकालते जाओगे जो डिपेंडेंसी दे रहा है, ठीक है। आपने वो एलिमेंट रिमूव करते जाना है, रिमूव करते जाओगे, नया सेट बनता जाएगा। अगर नया सेट इंडिपेंडेंट है तो बेसिस है, नया सेट इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो डिपेंडेंट है, उसमें से फिर से एलिमेंट रिमूव कर दो और आप अपने बेसिस तक पहुंचो। आपने यही सब कुछ करना है इस थ्योरम में, ठीक है। बस इस थ्योरम का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के आपके पास सेट्स होंगे जिन्हें आपने क्लब करना है। एग्जिस्टेंस में तो एक ही सेट लेके चलते थे और उसी में से आप एलिमेंट्स रिमूव कर रहे थे और उसी में से बना रहे थे, ठीक है। तो गिवन में बच्चे, let V over F be a finite dimensional vector space. इसके डायमेंशन लेट कर लो, let dimension of V is equal to n. let एक इंडिपेंडेंट सेट लेट करना है, तो let S is equal to y1 y2 up till ym be a linear independent subset of V over F. और बच्चे इसके बेसिस को भी लेट कर लो, एंड लेट कैपिटल B इज इक्वल टू x1 x2 up till xm be the basis of V over F. यहाँ पर एलिमेंट बच्चे n आएंगे क्योंकि हमारी डायमेंशन हमने लेट की हुई है n, ठीक है। तो जितनी V की डायमेंशन है उतने आपने बेसिस में क्या लेने हैं, एलिमेंट्स लेने हैं, फाइन। तो एक हमने ले लिया बच्चे इंडिपेंडेंट सेट, ये वाला, एक हमने ले लिया बेसिस। इस इंडिपेंडेंट सेट को हम लोगों ने एक्सटेंड करना है टू फॉर्म द बेसिस। तो जैसे क्वेश्चन में किया था, इंडिपेंडेंट सेट जो भी दिया होता उसमें हम बेसिस के एलिमेंट डाल देते हैं। अब मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मैंने कौन से एलिमेंट डालने कौन से नहीं डालने, तो मैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्लब कर रही हूँ, एस में डाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं देन कंसिडर अ सेट S1 जो कि बेसिकली इन दोनों का क्लब करके बनेगा सेट। तो S में एलिमेंट्स हैं बच्चे y1 y2 अप टिल ym, उसके बाद हमारे ये B के एलिमेंट्स, ठीक है। अब जब बेसिस बनाते हैं तो वो सेट होना चाहिए इंडिपेंडेंट और वो होना चाहिए जनरेटिंग सेट। देखो इंडिपेंडेंट तो ये नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे इसमें आपके V की डायमेंशन से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो लेट अस जस्ट चेक कि ये जनरेटिंग सेट है कि नहीं है। L of S1 is equal to L of S union B, ठीक है। तो लीनियर स्पैन है बच्चे, तो लीनियर स्पैन कैन बी रिटन एज दिस L of S plus L of B. L of B will be equal to your vector space V. Why? क्योंकि B बेसिस है, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस तो पूरा का पूरा बड़ा सेट ही हो गया, उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हो तो बेसिकली वो तो वेक्टर स्पेस ही बन जाएगा ना खुद सारा का सारा। तो L of S plus V is equal to V। तो मतलब जो आपने नया सेट बनाया है वो जनरेटिंग सेट तो बन रहा है, मतलब जो आपने नया सेट बनाया है वो जनरेटिंग सेट तो बन रहा है, पर बेसिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें n से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो वो डिपेंडेंट जरूर होगा, ठीक है। तो हमें उसमें डिपेंडेंसी की पहले डेफिनेशन लगानी है और उसमें से वो एलिमेंट रिमूव करना है जो डिपेंडेंट है। तो L of S1 इज इक्वल टू V। यहाँ पे पहुंचे तो पहले इसकी डेफिनेशन लगा दो। तो इसका मतलब हो गया कि V का हर एलिमेंट S1 के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, V का हर एलिमेंट S1 के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब V के एलिमेंट्स अलग से तो है ही नहीं, कोई नए एलिमेंट्स मत लो, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे V के ही हैं, फाइन। तो मैं ये लिख सकती हूँ सिंस I belongs to S1 and S1 is a subset of V, therefore ये जो yi है
yi can be written as linear combination of elements of V। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक तरह से क्या किया है, पहले इसकी डेफिनेशन लगा दी, ये जो गिवन था कि L ऑफ B इज इक्वल टू V, इसी को एक्सटेंड करके हमने L ऑफ S1 इज इक्वल टू V बनाया है बच्चे। चाहे आप इसको एक्सटेंड करके लिख लो, चाहे इसी को बना दो कि L ऑफ S1 इज इक्वल टू V है, तो yi कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 up till alpha n belonging to F such that yi is equal to alpha 1 x1 alpha 2 x2 up till alpha n xn। तो ये V का एलिमेंट, इस V के एलिमेंट को मैंने बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0y1 0y2 0ym प्लस अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अप टिल अल्फा n xn। तो ये बच्चे आपके S1 के डिपेंडेंट होने की डेफिनेशन बन गई एक तरह से। यहाँ पे क्या आ गया कि an element of S1, this implies an element of S1 is written as linear combination of other elements of S1। So this implies S1 is a linear dependent set। ये आपके पास डिपेंडेंट सेट की एक तरह से पूरी की पूरी डेफिनेशन हो गई कि आपने पहले क्या किया बच्चे, ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहले बेसिस के होने की डेफिनेशन को लगाया। बेसिस का मतलब कि आपके वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है इट कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। फिर उस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया टू S1, जहां से ये प्रूव हो गया कि आपका जो S1 है दैट इज अ डिपेंडेंट सेट। ठीक है, ये आपके पास जो S1 पूरा का पूरा था दैट हैज बिकम अ डिपेंडेंट सेट, पूरा का पूरा S1। ठीक है, और S1 में बच्चे देखो एलिमेंट्स कैसे के थे, S1 में पहले पड़े हैं सारे S के एलिमेंट्स, उसके बाद आपने बेसिस के एलिमेंट डाले। ठीक है, अब S1 डिपेंडेंट हो गया, अब S1 के डिपेंडेंट होने की डेफिनेशन लगा दो। S1 के डिपेंडेंट होने की डेफिनेशन का क्या मतलब था कि अगर ये सेट डिपेंडेंट है तो इसका कोई ना कोई एलिमेंट अपने प्रीसीडिंग के कॉम्बिनेशन में जरूर लिखा जाएगा। अब बच्चे प्रीसीडिंग जो है ना, प्रीसीडिंग अगर आप सोचो तो आप कहोगे कि यहां से भी शुरू हो सकती है, लेकिन अगर आप यहां से बच्चे शुरू करोगे तो ym तक तो सारे एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट थे अपने आप में, ym तक सारा सेट इंडिपेंडेंट था ना, तो प्रोसीडिंग के लिए बच्चे आप ym से शुरू नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई x से शुरू करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई x3 था वो बाकियों के टोटल कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। अब y से नहीं शुरू कर सकते, ये बात का ध्यान रखना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे जो yi है ना वो तो बेसिकली एक S सेट के एलिमेंट्स थे जो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है। नो yi इज डिपेंडेंट ऑन अदर yi। ठीक है, यहां से इसीलिए आप थोड़ा सा आगे जाके किसी x से शुरू करोगे और बोलोगे कि सम xk इज रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग एलिमेंट्स। ओके, this implies S1 is a dependent set, so this implies some element of S1 can be written as linear combination of its preceding elements। बट यहां पे मेंशन करोगे बट दिस एलिमेंट cannot be
कैन नॉट बी any of yi's as yi belongs to S and S is linear independent set. So the element has to be some xk. हम yi नहीं ले सकते, हम लोग क्या करेंगे, xk से शुरू करेंगे, ठीक है. So this implies some xk is written as linear combination of its preceding elements. अब मैं यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ सेट क्या था पूरा, ये वाला y1 y2 ym पहले पढ़े हैं, उसके बाद x1 x2 xn पढ़े. तो यहाँ से कोई xk अपने प्रोसीडिंग में लिखा जा रहा है, तो उसका देखो एक्सप्रेशन ध्यान से क्या होगा. दिस इम्प्लाइज xk विल बी रिटन एज, बच्चे ये सारे yi तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है. ये सारे yi हमने अल्फा पहले यूज कर लिया, अब मैं बीटा और गामा यूज करूंगी, तो xk का प्रोसीडिंग क्या होगा, सारे yi का कॉम्बिनेशन. वो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, बीटा 1 y1 बीटा 2 y2 अप टिल बीटा m ym. उसके बाद आगे xk -1 तक, xk से पहले तक के एलिमेंट्स लेने हैं ना, तो वो क्या होगा, गामा 1 x1 गामा 2 x2 अप टिल गामा k -1 xk -1. ये आपका प्रोसीडिंग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है. जो S1 सेट था उसमें आपका ये एलिमेंट डिपेंडेंट है, अब ये एलिमेंट को आप लोग क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, ठीक है. दिस एलिमेंट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दी होल सेट. और ये कैसे रिमूव होगा, वही जो हमने स्टार्टिंग में बी सेट के लिए लिखा था ना, और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कि बी बेसिस बन रहा है, वहां से एक्स के निकाल देना, ठीक है, आपके पास एक नया सेट बन जाएगा. तो अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज बीटा आई वाई आई इज इक्वल टू 1 to m प्लस समेशन गामा जे एक्स जे की वैल्यू 1 से लेकर k -1 तक. यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा फॉर बीटा आई कॉमा गामा जे बिलोंगिंग टू f, फॉर ऑल i lying between 1 to m and for all j lying between 1 to k -1. ठीक है, ये आपका xk हो गया बच्चे. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ कंसिडर द नेक्स्ट सेट S2, जिसमें y1 y2 अप टिल ym तक एलिमेंट्स पड़े हैं, x1 x2 xk -1. अब xk रिमूव करना है आपने, यू डोंट नीड xk, ठीक है. तो मैंने xk सेट में से निकाल दिया. अब इस सेट को चेक करना है कि ये बेसिस बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है. इसमें से हमने डिपेंडेंसी वाला एलिमेंट निकाल दिया है, तो उसके लिए बच्चे अब वो कॉम्बिनेशन पहले लिख के दिखाओ. लेट फॉर x बिलोंगिंग टू v and b as the basis, there exist delta 1 delta 2 up till delta n belonging to f such that x is delta 1 x1 delta 2 x2 delta k -1 xk -1 delta k xk डेल्टा एन xn. ये क्यों लिखा है, ताकि इस कॉम्बिनेशन में से मैं xk को निकाल सकूं, ठीक है. तो बच्चे आप यहाँ पे इसको शॉर्ट करके लिख लो, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएगा. दिस इज सम डेल्टा आई लिख लो, बट आई और जे आप यूज कर चुके हो, तो डेल्टा एल xl, ठीक है. और यहाँ पे हमने क्योंकि xk को रिमूव करना है, तो l की रेंज 1 से n तक, l नॉट इक्वल टू k, k वाला अलग से कर दो, ये हो जाएगा.
ठीक है, मैंने इस पूरे कॉम्बिनेशन में से समेशन इकट्ठा कर लिया, के वाला एलिमेंट अलग डाल दिया। अब ये के वाले एलिमेंट की वैल्यू जो हमने पीछे बनाई थी, ये वाली सारे बीटा आई वाई आई थे एम तक, एक्स जे थे के -1 तक, ये सारी वैल्यू आप उसमें पुट कर दोगे और आपका वहां से एक्स के क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये वैल्यूज बहुत ध्यान से डालना, ठीक है जी। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, डेल्टा एल एक्सएल, एल की बच्चे वैल्यू 1 से n थी, एंड एल इज नॉट इक्वल टू के प्लस डेल्टा के एक्स के। यहां पे मैं एक्स के की वैल्यू पुट कर रही हूं, एक्स के था बच्चे आपके पास पूरे के पूरे बच्चे वाई आईज थे जो हमने बीटा आई के साथ लिए थे, आई इज इक्वल टू 1 to m, और एक बच्चे आपके पास था गामा जे एक्स जे, जे की रेंज थी 1 से k -1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमने अपनी पीछे वाली इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब आपको ये पूरी इक्वेशन क्लब करनी है। ये देखो, इसको कैसे क्लब करोगे बच्चे, ध्यान से, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है, ये x इकट्ठे हो जाएंगे। पहले तो ये y i अकेला है, इसको अलग से लिख दो, दिस इज समेशन डेल्टा के बीटा आई वाई आई, आई की रेंज आपकी 1 से m तक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा खोल के भी बता दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये डेल्टा के फिक्स है स्केलर, जैसे हम पीछे थ्योरम्स में करते थे वही है बच्चे, समेशन बीटा 1 y1, समेशन खोलोगे जब बीटा 1 y1 प्लस बीटा 2 y2 सबके साथ डेल्टा के मल्टीप्लाइड था, तो मैंने उसको क्लब करके इस तरह से समेशन बना दिया। अब ये वाले दोनों समेशंस को ध्यान से देखो, यहाँ पे समेशन में k -1 तक स्केलर्स हैं। एक चीज का ध्यान रखना, सब्सक्रिप्ट सिर्फ एक नोटेशन है, जब मैं क्लब करूंगी तो मैं सब्सक्रिप्ट को इकट्ठा भी कर सकती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने क्लब करना है तो मैंने सब्सक्रिप्ट्स को इकट्ठा कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे x की वेरिएशन k -1 तक है, यहाँ पे भी k -1 तक। ये वाला समेशन क्या ले रहा है, ये वाला समेशन ले रहा है डेल्टा 1 x1 डेल्टा 2 x2 डेल्टा k -1 xk -1 डेल्टा k +1 xk +1 अप टिल डेल्टा n xn, ठीक है। k -1 तक के एलिमेंट्स इस समेशन के साथ बच्चे क्लब हो जाएंगे, k -1 तक के एलिमेंट इस समेशन के साथ क्लब हो जाएंगे। बच्चे इसको क्लब करना है तो ध्यान से देखो, डेल्टा के बार पड़ा था, ये है गामा 1 x1 गामा 2 x2 अप टिल गामा k -1 xk -1, ठीक है। तो ये xk -1 तक मैं क्लब कर रही हूँ सारे, तो वो कैसे होंगे, समेशन आपका बच्चे डेल्टा के कॉमन हो गया, पहले वाले में देखो क्या आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा के गामा 1, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा एल, ये बच्चे आ जाएगा डेल्टा एल प्लस डेल्टा के गामा एल एक्स एल, एल की वैल्यू 1 से k -1 तक, k -1 तक देखो क्या क्या आ रहा है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा के गामा 1 पहला वेरिएबल, अगला डेल्टा 2 प्लस डेल्टा के गामा 2, ऐसे k -1 तक बच्चे ये चीजें जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद k +1 से आपके पास सिर्फ क्या है, डेल्टा एल एक्सएल, यहाँ पे एल की रेंज k +1 से n तक, ये आपके पास वेरिएशंस आ रहे हैं, ये जो मैंने क्लब करके लिखे, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, ये जो x था v का एलिमेंट, ठीक है, ये yi के एलिमेंट्स हैं, मतलब सारे y1 से लेकर ym तक, x एलिमेंट्स हैं 1 to k -1, फिर k +1 to n, इसमें k नहीं है, मतलब जो आपका वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है वो S2 के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है,
This implies X is written as linear combination of elements of S2. That is X belonging to V ना, that is V can be generated by S2. ये जो हमने पीछे बच्चे S2 बनाया था उसमें हमने एलिमेंट्स क्या लिए थे, y1 से ym, फिर x1 से xk माइनस 1, फिर xk प्लस 1 से xn. ये था हमारा S2 और हमने यहाँ पे यही प्रूव किया है. ये एलिमेंट्स है y1 से लेकर ym तक, ये समेशन, ये है x1 से xk माइनस 1 तक, ये है xk प्लस 1 से xn, और ये x जो था वो है आपका वेक्टर स्पेस का एलिमेंट. तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को S2 के कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया. ठीक है, अब आगे वही चीज, अगर ये S2 इंडिपेंडेंट है तो बच्चे ये S2 आपका क्या बन जाएगा, देन दिस S2 इज बेसिस ऑफ V ओवर F. ठीक है, मतलब आपके पास कंटेनिंग S, मतलब आपका जो S था आपने उसे एक्सटेंड करके बेसिस बना दिया. अगर ये S2 इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर ये डिपेंडेंट है तो हमने ऊपर वाला प्रोसीजर सारा एज इट इज क्या करना है, रिपीट करना है, फिर उसमें से एक एलिमेंट निकाल देना है. ठीक है, और वो एलिमेंट निकाल के फिर एक नया सेट बन जाएगा. इफ S2 इज लीनियर डिपेंडेंट देन वी रिपीट द अबव प्रोसेस, वी रिपीट द अबव प्रोसेस. ठीक है, टू गेट अ न्यू सेट, to get a new set S3 such that वो जो V है वो इस S3 से जनरेट हो जाएगा. ठीक है, एंड S3 जो है बच्चे that is an extension of S. अब दोबारा से ये S3 अगर इंडिपेंडेंट है तो S3 बेसिस बन गया, अगर S3 डिपेंडेंट है फिर से रिपीट कर दो. ठीक है, continuing so on, we get at most the set y1 y2 up till yn. हमने एक तरह से सारे x रिमूव किए हैं ना, हम पहले xk को लिख रहे थे, फिर हम xk माइनस 1 को प्रोसीडिंग में लिख रहे थे, फिर हम ऐसे xk प्लस 1 को लिख देंगे तो ज्यादा से ज्यादा सारे x रिमूव हो जाएंगे. x रिमूव होने के बाद हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास एट मोस्ट y1 y2 ym तो बचेगा ही बचेगा ना, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है. वी गेट एट मोस्ट द सेट y1 y2 ym विच इज लीनियर इंडिपेंडेंट गिवन. ठीक है, एंड it itself becomes the basis of vector space. ठीक है, या तो यही खुद बेसिस बन जाएगा या इसमें एक या दो एलिमेंट्स और आपके बेसिस के ऐड हो जाएंगे, वो आपका बेसिस बना देंगे एक्सटेंशन के बाद. मतलब एक्सटेंशन में बेसिकली यही सब कुछ है कि बेसिस के एलिमेंट ऐड किए हैं, अगर सारे एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो गो ऑन रिमूविंग द एलिमेंट्स टिल यू गेट अ बेसिस टाइप ऑफ सेट जो जनरेटिंग भी है और जो इंडिपेंडेंट भी है. फाइन.